एम्स से रेडिएशन लगवाने के बाद में आया था मैं। अच्छा। तो माता जी की ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब हाथों पैरों में सूजन और मतलब बिल्कुल शरीर ढीला हो गया था। पहले वो कितने पैसे लगाए थे आपने? पैसे सर जी 20 लाख के करीब लगा थे। ठीक है। फिर मैं यहाँ से दवाई लेके गया, माता जी को भी लेके आया था मैं। तो ये मतलब तीसरे चौथे दिन ही फिर मतलब बिल्कुल फर्क आना शुरू हो गया था। जो हाथों पे सूजन आ गया था ना बिल्कुल, उसमें एकदम से फर्क आ गया। फिर मैं वीडियो बनाने के लिए बोला, बोले अभी नहीं बना। 1 साल बाद दवाई छोड़ने के 1 साल बाद आए, बंद करने के बाद। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कराई थी। मैं फिर वही रेवाड़ी पहुंचा MRI करवाने। MRI करवाई, अंदर MRI हो रही थी। अब रिजल्ट की मेरे को ये आशा थी, अब ये बोल लेंगे भाई साहब बीमारी इतनी फैल गई सर में कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। अंदर से सर में कैंसर थी इनको, पुरानी रिपोर्ट दिखाई मैंने, गांठ थी ऐसे। बोले ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। सच बताऊं मैं उसने बोला भाई साहब मैं तेरे को मिठाई खिला के जाऊंगा अभी। बोला अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब देखो इसमें कुछ मिलेगा। ये बात आपने कही, और अगर मैं इस समय घर छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि उन्होंने मेरे से प्रण लिया है कि तेरी जिंदगी गौ माता से बची है, तब गौ माता के जीवन के भी खतरे में है, तो तू क्या करना चाहता है? तो मैं बोला जी मैं यहीं बैठ के आप लोगों को प्रण दिलाऊंगा, काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में गौ माता और नंदी है। अगर आपके जीवन में है तो मेरे से दवाई ले जाना, और आपके जीवन में नहीं है तो प्लीज मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। माता जी आपका नाम? लाली देवी जी। कहाँ से हैं जी? मैं यहीं से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अपना सेहड़ंग गांव है, हरियाणा से। महेंद्रगढ़ सेलन? हाँ सेहड़ंग। सेहड़ंग ठीक है जी। हाँ। आप मेरे पास आए थे अगस्त 2021 जी, यानी 1 साल पहले जी। ठीक है ना? हाँ। और आपको दवाई छोड़े भी 1 साल हो चुका है? हाँ 1 साल से ऊपर हो गया दवाई छोड़े हुए, आपकी दवाई छोड़े हुए। और ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी आपकी जी, कैंसर बताए थे जी। वो फैलते फैलते आपको ब्रेन तक बता दिए थे, ब्रेन तक चली गई। तो आप मेरे पास वीडियो देख के ही आए होंगे सर। एक्चुअली ये थोड़ी सी लंबी कहानी है। हाँ। कि हमारी सोच होती है कि जो दूर के डॉक्टर हैं वो सही हैं। तो जो ब्रेस्ट में थे ना, तो मैं एक पंजाब साइड है, कोई हिमाचल साइड है, कोई वो ये प्रोडक्ट बेचता है। वो बोला कि मैं ऐसी दवाई देता हूँ कि मुख दौरान अगर वो दवाई पी जाती है ना, तो बोला वो असर कम करती है, मतलब वो ठीक करती है वो। अच्छा। तो उससे वो मेडिसिन दवाई पीने की जो होती है ना, वो मंगवाता था उससे मैं। तो वो मैं पिला रहा था, लेकिन एक दिन उसी का फोन आया कि यार बोले आपके महेंद्रगढ़ में कोई डॉक्टर है कैंसर का। अच्छा। और बोले दवाई देता है। अच्छा, मैं उससे भरोसा करता मैं इसकी दवाई ठीक होगा। अच्छा। तो महेंद्रगढ़ में कौन? बोले आपको नहीं पता? बोले यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रहा है वो। तो मैं कौन है? बोला ऐसे दीपक है। तो उसको तो मैंने अटली का रास्ता बता दिया, आ जाओ ऐसे रास्ता है, रास्ता बढ़िया है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आए कौन यार मेरे पड़ोस में, मेरे को नहीं पता है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। उस टाइम में शायद आपकी 1-2 वीडियो थी। हाँ। देख करके फिर मैं आया था शुरू में यहाँ पे सिर्फ परखने के लिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा। मैं देखने के लिए आया था, चलो देखो तो सही क्या है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे आके मैं आपसे बात की तो आप बोले भाई अपना पेशेंट को यहाँ लेके आओ एक बार। अच्छा। और फिर यहाँ पे जो हिसार साइड के थे कुछ यहाँ पे उस टाइम पे, मैंने बाहर जाके उनसे पूछा भाई, मैंने अपनी तरफ से तो तैयारी कर रहा था ना मैं, भाई क्या हाल है, आपको सच बताओ कितना फर्क है? तो लोग चाहे तो कैसे देखो परखना तो जरूरी था, और आपने परखा वो सही है। और मैं भी कहता हूँ कि आप लोग आ जाए, आपके पास ही परख होनी चाहिए। तो उसके बाद सर मैं जैसे उन्होंने रेडिएशन लगाए थे ना, हाँ। एम्स से रेडिएशन लगवाने के बाद में आया था मैं। अच्छा। तो माता जी की ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब हाथों पैरों में सूजन और मतलब बिल्कुल शरीर ढीला हो गया था। पहले ऑपरेट किया उनका ब्रेस्ट? हाँ। पहले रेडिएशन हुआ था? पहले ऑपरेशन हुआ था, फिर रेडिएशन हुआ था। हाँ, ब्रेस्ट ऑपरेट कर दिया था, रेडिएशन हुआ था। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे चली गई थी, उसके बाद में गई थी। हाँ। फिर तो ये मान लो कि जो मेरे सागे घर वाले हैं या कोई रिश्तेदार थे, जो थोड़ी बहुत हिम्मत बंधवाते ना, वो भी कहने लगे थे, बोले भाई बोला क्यों लुट रहा है? कितने पैसे लगाए थे आपने? पैसे सर जी 20 लाख के करीब लगा थे मैंने। आप देखो आज जितने भी अभी देखे आपने, आपके सामने ये वीडियो बन रही है, एक तो आपके सामने बना नहीं पाए, दो तो वैसे जरूरी था बनाना, उनका पहले बन चुकी है। तो सभी की था कि वो 25 लाख, कोई 20 लाख। उसके बाद आपको या 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। यहाँ तो 20 दिन ही बता दिया मैंने। 20 दिन मैंने आपसे बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आप समझ सकते हो। 3 दिन का रिजल्ट है। अभी आपके सामने जो जितनी वीडियो बनी सब ने 3 दिन का, हफ्ते का बताया, 7 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ही बोला। तो इतना बड़ा आयुर्वेद है जी, तो लंबा नहीं है। आज के बाद ये लंबा नहीं बोल सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि 20 दिन में अगर पेशेंट को कोई फर्क नहीं मिलता है, मैं उसकी रिपीट दवाई नहीं करता। और ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा मेरे पास आके ठीक हो जाए। जो ठीक हुए हैं वो सारे लास्ट स्टेज के थे, जो सब जगह से हार के आए थे, या तो पैसे खत्म थे या फिर उसका शरीर जवाब दे दिया था।
तो मेरे पास आए थे, तो उनका रिजल्ट है जी 3 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का। उसके बाद सर जी मतलब नहीं कोई किसी हॉस्पिटल में गए हम। हाँ और अपनी दवाई हमारी 6 महीने के लगभग दवाई कंटिन्यू चलाई है। लेकिन जो आपने बताए थे सर जी परहेज, हाँ जो नियम बताए थे, वो मैंने अपने परिवार के उसमें ना बच्चों तक के दिमाग में इतने फिट कर दिए हाँ कि मतलब टाइम होते टाइम का होगा 7 वाली दवाई 10 वाली दवाई, आज भी बच्चों को वही याद हो गया। जो सुबह की रूटीन था, बेल पत्ता तोड़ के शाम को बेल पत्ता तोड़ के बच्चे लेके आ रख देते थे, और बर्तन वगैरह सब मिट्टी के, वो चालू किए जी। पूरा परिवार कर रहा है गोमूत्राना। हाँ ये बातें, ये देखो मैं मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं करूँ, मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया, मेरा और माता जी का। उन्होंने भी मतलब पूरे परिवार ने मतलब बंद के चलाया। इनकी एक बार मैं जब ये ठीक हुए थे तो मैं इनका सब इनकी मैं वीडियो बनाने के लिए बोला, बोले अभी नहीं बनाऊंगा। ये बात हुई थी। हाँ। जब तक मैं पूरी तरह से मेरी माताजी ठीक नहीं हो जाएगी मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि मैं 20 दिन के बाद बोलता बनाने के लिए, इन्होंने मना किया था 20 दिन के नहीं। आज डॉक्टर साहब के पास आया, ठीक है, तो पहाड़ी पे ना मतलब इतनी स्वस्थ हो गई, पहाड़ी पे अपने आप चढ़ गई ऊपर तक, जहाँ तक मेरी माँ की उम्र की और है, जो स्वस्थ है ना उनसे भी नहीं चढ़ा जाता है। उस पे फोटो भी मेरे फोन में, वहाँ पर उन्होंने फोटो भी खींची थी, और हम चढ़े आ जाती हैं। ये उन्होंने बताया था कि मेरी माता जी बीच में अभी 1-1.5 महीने पहले जब ये बाजरा कटाई चली थी ना, तो इतनी स्वस्थ अपने आप में समझने लगी थी, तो बिल्कुल ठीक हो गई। और मैंने मना करने के बाद में जाकर बाजरा लाने लग गया। वो बाजरा लाने लग गई तो क्या होया कि कुछ ना कुछ पता नहीं, वो उस टाइम को डेंगू का वो था, क्या हुआ था, बुखार हो गया एकदम, उनको सर में दर्द रहने लगा भयंकर। अब मैं सच बताता हूँ, देखो मैं आप देख लेंगे, मैं किसी को नहीं आना, बहुत अच्छी बात। अब सर में दर्द रहने लगा ना, तो डॉक्टर से दवाई दिखा हमें, फर्क नहीं हुआ, सर में दर्द फर्क नहीं हो रहा। अब दिमाग में कीड़ा जो होगा भाई, दोबारा कैंसर हो गया था। आगे भी सच बताता हूँ मैं, तो मैं अब क्या करे, एकदम से आपके पास ही फोन किया, बोला भाई लेके आयो। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, सच मेरा मतलब दिमाग घूम गया, मैं भाई ये तो गड़बड़ होगी, आयुर्वेद के भरोसे ना ये तो गड़बड़ कर ले लगे। सच बता रहा हूँ, मैं गया एम्स में दोबारा डॉक्टर के पास, तो बोले भाई आज तो सोमवार को ब्रेस्ट वाले एरिया ना, मंडे और वेडनेसडे बैठते हैं, मैं चला गया शनिवार को। तो बोले आप उस दिन सिर में ज्यादा दर्द रहता है, क्या करें? बोले काम करो, आप दर्द वाले डॉक्टर से मिल लो। मैं उनके पास गया, उन्होंने देखा, बोले इतने दिन से कहाँ थे आप, बीच में क्यों नहीं आए? सर ऐसे ऐसे ना, मैं आयुर्वेदिक वाले, बोले हो गया ठीक? उन्होंने तो सर जी नहीं हुआ। तो उन्होंने दवाई लिखी, दवाई ली, उस दवाई से कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। उन्होंने टोंट मारा आपको कि हो गया ठीक है, एक तरह से उनका ऐसा ही था। फिर मैं डॉक्टर के पास में यहाँ फिर आया, मैं डॉक्टर साहब ऐसे बोले, भाई डॉक्टर साहब बोले कैंसर दोबारा नहीं हो सकता है। वो डॉक्टर साहब मन लगे है, मेरे को लगता है कैंसर दोबारा है सर में। अब डॉक्टर से दवाई दिलवा ली, वो ठीक ही नहीं है, ठीक नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो डॉक्टर साहब मैंने कहा पूरा बोले दवाई दोबारा दे दो एक बार, मैं रिपीट करूंगा दवाई। बोल नहीं माना तो ले जा। मैंने वो दवाई में फिर ले गया, डॉक्टर साहब दे दी, बोले जा भाई, वो दवाई दी। अब 3 दिन में ली, फिर वैसा एक वैसे ठीक हो गई। फिर सुनो, फिर मेरे दिमाग में है ना, वही तो मेरी माँ है, मैंने देखो मैं डॉक्टर साहब सामने बैठे, मैंने इधर की सोची उधर की सोची, मैं इतना तक नहीं रटूंगा। मैं डॉक्टर साहब ने उन एम्स वालों ने लिखी थी MRI करवा लियो आप। मैं फिर भाई रेवाड़ी पहुंचा MRI करवाने, MRI करवाई, अंदर MRI हो रही थी। अब रिजल्ट की मेरे को ये आशा थी, अब ये बोल लेंगे भाई साहब बीमारी इतनी फैल गई सर में कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। अंदर से डरा हुआ था, बिल्कुल मैं डर गया था। तो वो जैसे इधर MRI रूम था, एमन जो है लैब, उसमें बाहर वो कंप्यूटर दे, मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया, वो कुछ बोल लेंगे, बताएंगे। वो बोले क्या था इनको सर में? सर में कैंसर थी इनको, पुरानी रिपोर्ट दिखाई मैंने, गांठ थी ऐसे। बोले ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। सच बताऊं, मैं उसने बोला भाई साहब मैं तेरे को मिठाई खिला के जाऊंगा अभी। बोला अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब देखो इसमें कुछ मिलेगा आपको। उसने खूब जूम कर करके खुश देखे। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा चमत्कार की आस मेरे को भी नहीं थी, मेरे को भी ऐसे चमत्कार की आस थी ही नहीं कि मतलब हो सकता है कि गांठ वहीं की वहीं प्रोग्रेस करने रुक जाएगी या होता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, मेरे को आस नहीं थी। उतनी की उतनी रुक गई, जहां थी उतनी रहेगी, बढ़ी नहीं या थोड़ी कम होगी। वो तो कह रहे बिल्कुल खत्म हो गई। आपके मतलब पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई गांठ
नहीं है, तो वो दोनों रिपोर्ट इसमें है। तो इतना बड़ा आयुर्वेद है जी, ये बातें सच है। जिसमें मैंने बताया था कि हमारी खुद ऑन्कोलॉजिस्ट बताया था मैंने, मतलब नाम लेना ठीक नहीं है, पीजीआई में है वो ऑन्को डिपार्टमेंट है। उनकी 12 साल की बेटी को था ब्रेन ट्यूमर, आंख से दिखना बंद हो गया था जी। उसने खूब कीमो लगा अपनी बेटी को। वो यहाँ पर दवाई लेके गई अपनी बेटी की, 20 दिन में उसका धुंधला धुंधला दिखना चालू हुआ और 3 महीने में दवाई बंद कर दी। तो उसकी बेटी स्कूल जा रही है। उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपनी बेटी को लेके आए थे, तो वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। तो आज मैं आपको जो बता रहे हैं, इन्होंने जो बात बताई, जो ब्रेन का ट्यूमर कहते खत्म नहीं होता, आयुर्वेद से आपके सामने ये तब तो रिपोर्ट है। मैं रिपोर्ट नहीं करवाता जी, मैं तकरीबन पेशेंट को कहता जी आपका पेशेंट की जो कंडीशन थी ना, उस कंडीशन को देख ले और आज जो कंडीशन है क्या है ना, वो सब ठीक है जी। हाँ, तो उनके लिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ जी। और मैं भगवान और भगवान के बाद डॉक्टर साहब आपको मानता हूँ। आज मैं और गौ माता जो है आप जो मानते हैं उसको मैं मानता हूँ। मैं जो आज आपके सामने विज्ञान रख रहा हूँ, ये आज डॉक्टर वाली बात है जी। मैं कोई डॉक्टर नहीं। आज डॉक्टर को लेकर जो बात आती है, हर बंदा सोचता डॉक्टर। आज डॉक्टर से सब लोग डरने लगे हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद, जब उनकी इतने पैसे 4.5 करोड़ लगाने के बाद अगर किसी को निराशा मिले, तो मैं तो नहीं जानता कि अब उसके ऊपर कोई बंदा लगा सकता पैसा। ठीक, आज जो देख रहा हूं मैं, उस पेशेंट को भी मेरे पास आना पड़ रहा, तो फिर कहाँ जा रहे हैं? तो मैं उसी डॉक्टर वाली बात को आज लोगों के, पहले क्या था जी, नाड़ी देखते थे, नब्ज देखते थे, जीभ देखते थे, आंख देखते थे, त्वचा देखते थे और उनसे पूछते थे क्या क्या दिक्कत है, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट चलता था। अब क्या है कि आप रिपोर्ट करवा के लाओ। रिपोर्ट्स अगर ये बोलेगी कि भैया आपको दिक्कत है तो मानेंगे, और ये बोलेगी ठीक है तो मानेंगे। तो मैं तो कहता हूँ जिस समय ये मशीनें नहीं थी, जिस समय जांच वगैरह नहीं था, क्या उस समय ट्रीटमेंट नहीं होता था? जिस समय डिग्री नहीं थी, आज आप मेरे से पूछोगे कि आपने कहाँ से डिग्री ली है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो मेरे से ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे आप। आज हर बंदा बोलता है डिग्री, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि डिग्री को लेकर जब बातें आती है ना, तो अगर कोई बंदा, आपको पता है कि डिग्री तो बड़े आराम से मिल सकती है, तो मैंने एक ही बात बोलता, अगर पेट सीटी करवाता हूँ तो मेरा तो फायदा ही है भाई। मैं तो गारंटी ले नहीं रहा आपका, मैं भाई आप आ रहे हो, मैं से साइन भी करवा के ले रहा हूँ कि मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर पेशेंट की मेरे पास दवाई ले जाने के बाद भी डेथ भी होती है, तो मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ लास्ट में आओ मेरे पास, सब जगह से मना कर दे तब आना। आपको कहीं भी मेरे पास आने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ दवाई लेने के बाद हमारी पेशेंट की डेथ हुई तो मैंने कोई गलत काम किया या आपने मेरे पास आके कोई गलत काम किया। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इसको लेकर जो आप बात आती है, तो वो भी आज क्लियर हो चुका है। अब तो मैं तो ये कहूंगा कि जिस आयुर्वेद को आप लोग झूठा मानते हो, ये लोग काम करें, तो मैं तो काम के आधार पर अपने आपको आपके सामने रख रहा हूँ, ना कि डिग्री के आधार पर। तो आज मैं बातें आप लोग बोलूंगा कि आज अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है आयुर्वेद, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं जी। ऐसे लोगों को मैं, कई लोगों को जानता हूं मैं, जो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छे वैद्य है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन वो क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई, उनको पता है कि उनके पास डिग्री नहीं है आज, क्योंकि उसको मान्यता नहीं है, उसको डिग्री नहीं दी जा रही है, और जो डिग्री दे रहे हो कहीं ना कहीं उसको वो चीज नहीं बता पा रहे हैं जो एक्चुअल में वो करना चाहता है। अब वो कर रहा है तो भी कुछ नहीं कह सकते। आयुर्वेद जो बताते ना, पहले को जो होता नहीं कि घर उसका पुश्तों से चली आ रही थी, उसके पिताजी, उसके दादाजी, ऐसे पुश्तों से चली आ रही थी, वो ज्ञान उसके पास था, लेकिन डिग्री नहीं है, तो वो अब डॉक्टर नहीं है। तो मैं आज इस चीज को लेकर आप लोगों के सामने, राजू भाई के जो विचार थी वो आप लोगों को बताया था। राजू भाई ने बोला था घर घर तक जाने दो, मैं घर घर तक लेके जाऊंगा, मेरे जो भी पेशेंट ठीक हुए हैं, मैं आप ही के गाँव में आपकी सभा करूंगा। और मैं एक बात बताऊंगा, मैंने नहीं किया माता जी, आपको ठीक करने में आपकी गौ माता का हाथ है। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ जी, आपकी गौ माता का, क्योंकि मेरी दवाई बंद होने के बाद भी आपने गौमूत्र नहीं छोड़ा जी, नहीं छोड़ा। यही कारण रहा, मेरी दवाई मैं कह रहा हूँ 20% काम कर रही जी। अब लगा लो आप लोग मेरे पास आए हो, 20% में आपका बच्चा पास हो जाएगा क्या? जो दिनचर्या, जो इन्होंने सिस्टम अपना बना रखा अभी तक, और गौमूत्र बंद नहीं किया, तो आज ठीक है। क्योंकि जितना भी अनाज खा रहे हो सब डीएपी यूरिया, जितना भी फल खा रहे हो सब कार्बोहाइड्रेट से पकाया जा रहा है। इतना जो बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है, इसको निकालने के लिए आपको गौमूत्र का सेवन करना है। और कई लोग गौमूत्र के नाम से व्यापार कर रहे हैं, देखा आपने, प्लास्टिक के बोतल में भर भर दे रहे है ना। तो आज किसी से भी, आज गौमूत्र को लेकर कोई बंदा आपको अगर पैकेट बंद को देता तो मत लेना, सीधा गाय से लेना है। तो आज आप लोगों के जीवन में गाय का होना जरूरी है। अगर घर में जगह है तो ले आओ। आज के बाद गाय को ये नहीं कहेंगे 33 कोटि देवता है जी, इसमें भगवान बसते हैं, नहीं, अब ये डॉक्टर है जी, बिल्कुल। ये बोल के हम थक चुके हैं कि देवता है, भगवान है, ये पुरानी बातें खत्म करें। अब ये कहेंगे डॉक्टर है जी। आपको मेरे पास ना आना पड़े, मेरे से पीछा छूटे आपका, तो उसके लिए आपको गाय से जुड़ना है। अगर आप फ्लैट में रहते हो,
अगर आप मान लो कि किसी तरह से आपके पास जगह नहीं है लेकिन आप गाय को रखना चाहते हो तो गौशाला में जाओ। गौशाला जाकर एक गाय और एक नंदी को आप उसके गोद चले जाओ। आप गाय को गोद लेने की सोचना भी मत, आपकी औकात नहीं है कि गाय आप, एक सीधी सी बात है, आप एमबीबीएस डॉक्टर को आप अपने घर में रख सकते हो क्या? तो आपको बता रहा हूं गाय माता की जो इनको ठीक करने के विषय में बता रहा हूं, गौ माता है तो आप उसको गोद ले लोगे। आप कई बंदे बोलते हैं कि मैं मां को रखता हूं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। मैं मां के साथ रहता हूं, ये बात हमेशा रखना, मां को रखने की औकात नहीं है, मैं मां के साथ रहता हूं। तो ये बातें बताए, मैं गाय को मां बोला मैंने, और मां सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। मां को जैसे आप लोग सेवा करते हो अपनी मां को, वैसे आपके मन में भावना होनी चाहिए। तो गौशाला जाकर एक गाय और नंदी आपके जीवन होने चाहिए, क्योंकि कई लोग नंदी को खत्म कर रहे हैं। आप बोलोगे सर एक गाय को रख लेंगे काफी मेरे लिए, नंदी को खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं इंजेक्शन से, टीके से गौ माता बछड़े को जन्म दे देगी, बच्चिया को जन्म दे देगी, नहीं चलेगा। और आजकल तो बताया गया कि अब गौ माता बछिया जन्म देगी, बछड़े नहीं होंगे। इंजेक्शन के द्वारा, टीके द्वारा जो गर्भ धारण होगी, बछड़े नहीं होंगे। आप तो खुश हो गए, अरे बछड़े की तो जरूरत भी नहीं हमें। लेकिन इंजेक्शन से, टीके से अगर गौ माता ने गर्भ धारण किया है और उसका बच्चा हुआ, उसका गोबर गौमूत्र किसी काम का नहीं होगा। तो आपको नंदी द्वारा गर्भ धारण हो, नेचुरल गर्भ धारण जो गौ माता ने किया है, उसके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसका गौमूत्र चाहिए आपको। तो आप पता भी करोगे तो आपके जीवन में एक गौ माता और एक नंदी होनी चाहिए। तो उसका खर्चा आप लोग करो, या तो डॉक्टर का खर्चा पूरा करो या फिर उनका करो। गौशाला जाकर आप उसको जैसी बोलोगे ना ये मेरी है, उसका नाम रख लो, उसका नामकरण कर लो। आप रोज जाओगे, क्योंकि गौमूत्र रोज पीना आप लोगों को, आप रोज जाओगे गौशाला में। गौशाला वाला सेवा नहीं करेगा, आप करोगे। आपके गांव में या आसपास कितनी गौ होगी गौशाला में, और आप लोग कितने लोग हो, तो कौन सी गौ माता भूखी रह जाएगी? और जाना आपको, सफाई आप करोगे, गौशाला वाला सफाई नहीं करेगा। आप जाके ये नहीं बोलोगे कि गंदगी है, आपकी गौ माता मैं रख रहा हूं। गौशाला वाला ये बोलेगा आज के बाद, आपकी गौ माता मैं रख रहा हूं, तो सेवा आपको करनी है। कितना रहेगा? अगर वो बदले में सेवा कर रहा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप करोगे। कोई भी आप अपने घर, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, शादी बनाते हो, या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हो, गौशाला में जाके करना स्टार्ट कर दो। आप लोग ब्याह शादी के लिए करते हो ना, अपने भी जगह लेते हो, आप गौ गार्डन करते हो, आप गौशाला का सिस्टम। आपको पता गौ माता के सानिध्य में रहकर जब अगर मान लो हवन उच्चारण होगा, सारे देवताओं के सामने होगा, और वो ऑक्सीजन छोड़ती है, तो जानते हो ना। तो इसी बहाने सारा काम रहा। अब गौ माता का गौमूत्र सबको पीना है, या तो अपने घर में खेती करो, या सारे फल उगाओ या अनाज उगाओ, या फिर अपना इतना जो टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है इसको निकालने के लिए गौमूत्र पीना है। और किसी से भी गौमूत्र खरीदने का काम मत नहीं करना। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करके कल को गौमूत्र बेचने का धंधा करता हूं, मेरे से मत लेना। आप कहते थे जब तो आप ये बातें बोलते थे, अब आप गौमूत्र बेच रहे हो, तो आप में फर्क क्या रह गया? तो ये बातें मेरे जाने के बाद, मेरे मृत्यु के बाद भी अगर मेरे पीछे से भी काम करते, तो ये बात आप लोग याद रखना जी, क्योंकि बातें खत्म नहीं होती है। तो गौमूत्र को लेकर मैंने बताया, मेरे सीधा गौ माता से जोड़ने के लिए बोला आप लोगों को। तो आज के बाद एक महाराज जी है जो मेरे से प्रण करवाएं कि आपका जीवन बचा गौ माता से, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? तो मैंने बोला जितने भी मेरे पेशेंट आ रहे हैं उसको मैं एक ही प्रण दिलाऊंगा कि उसके जीवन में गौ माता का और नंदी का होना बहुत जरूरी है। आज हमारी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, कोई बात नहीं, उसकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि किस तरह से वो काम भी करना चाहते हो सकते उनको दबाव पड़ रहा हो, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य बनता है। सरकार आप हो तो आप लोग उसको काम को करोगे, हमें किसी का दोष नहीं करना है। आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि सरकार नहीं करी, आप लोग करोगे। और अभी जो गोपाष्टमी आएगी मारे ना, इससे आप लोगों का प्रण होगा कि गौशाला में जाकर आप लोगों को गोपाष्टमी मनानी है, और फिर एक गोपाष्टमी ऐसी मनाएंगे सब लोग एक जगह मनाएंगे। ये अभी आएगी नहीं, और दिवाली के बाद आती है, एक साल पहले बता रहा हूं आपको मैं, हर साल आती है। एक साल पहले आपको आज सूचित करता हूं मैं, एक साल तक मेरा ये काम रहेगा कि हर पेशेंट को मैं गौ से जोड़ूंगा। अगली गोपाष्टमी जो आप मनाओगे ना, वो एक साथ मनाना, सब एक साथ, ताकि हमें पता चले कि हम लोग कितने लोग हैं जो गौ को मारने वाले हैं। अलग अलग नहीं मनाएंगे। तो आप लोग तय कर लेना कहां मनाना है, वहां मैं आ जाऊंगा, कहीं गलत नहीं है। आप लोग सभी मिलकर अपना खुद ग्रुप बना लो, और मैं वहां आने को तैयार हूं। मैं तो एक जगह मनाएंगे ताकि हम बता सके हम इतने गौ प्रेमी हैं, तो हमारा गौ रक्षा कानून बना दो जी, ताकि जैसे बताए ना हमारे भाई मोर को मारना राष्ट्रीय हमारे पक्षी है। या वो कुछ मेडिकल में तैयार कर रहे हैं कि उसको कुछ और कहीं कि दूसरी दुनिया से लेकर आया, तो इसी दुनिया से वो जानवर से आ रहा है ना वो भी। और आज मैं गौ माता को लेकर एक बात कहूंगा, मैं गौ माता को जानवर की तुलना में नहीं दूंगा। हमारे जो ऋषि मुनि रहे उस समय, आप लोग पता कि अगर गाय को लेकर हम कहें कि दूध के आधार पर हमने उसको माँ बोला, तो मैं एक बात कहता हूँ, भैंस की तो गाय से भी ज्यादा दूध है जी।
तो हमारे पूर्वज भैंस को माँ क्यों नहीं बोले? मौसी ना बोलता कोई जी। है ना, मैं भैंस को माँ क्यों नहीं बोले? पर देखो एक बात बताता हूँ मैं, पुराने समय में कई लोग कहते हैं नहीं जी उस समय भैंस नहीं थी। मैं आपको एक बात बता दूं, भैंस थी। यमराज के पास कौन सी सवारी है? वैसा अगर ये बात आप लोग बोलोगे कि नहीं थी तो ये गलत है, ठीक है। और किशन जी के पास क्या है? गाय। अगर आपको इस समय दोनों मिल जाए बाहर, सपोज दैट उदाहरण के लिए यमराज बोले कि आओ चलो मेरे साथ, आप जाना चाहोगे? आप बोलोगे जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, सीधी सी बात है, बहुत सारे बहाने बनाओगे तो यमराज जी अभी आज मेरे को थोड़ा समय दो, मैं आ जाऊंगा आपके पास खुद ही, आज साल 2 साल कुछ ही मांगोगे। और आपको इस समय मान लो कि साक्षात विष्णु भगवान मिले, किशन जी मिले, तो क्या बोलोगे आप? पीछा छोड़ाओगे उनसे? नहीं। देखो आज कई लोग कहते हैं तस्वीरें बोलती है, लेकिन तस्वीरें बोलती कैसे, ऐसे सुना नहीं था आपने? क्या मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ? यमराज की बातें मैंने बनाई है क्या? वो भैंसे पर बैठे हुए नहीं तो। किसी ने बनाई है? कुछ ना कुछ वो जानते थे इस बारे में, या फिर किशन जी को गाय के पास कुछ ना कुछ जानते थे। तो मैंने जो मेरे को समझ में आया मैं आपको बातें बताई हैं। तो आज मैंने दोनों उदाहरण बता दिया आपको। मैं कई बार माँ बच्चे को जन्म देती है लेकिन उसका दूध नहीं होता है, तो कहते हैं ना कि भाई इसको भैंस का दूध मत पिलाना। माता जी सुना होगा आपने भी? बिल्कुल जी। भैंस का नहीं पिलाना, वो कहते हैं गाय का पिलाना। क्यों गाय का क्यों पिलाना, भैंस का क्यों नहीं पिलाना? बोलो पचेगा नहीं, गाढ़ा है, पचेगा नहीं। और गाय का दूध वो कहते हैं माँ के दूध के बराबर है, माँ के दूध के बराबर, सीधी सी बात ये है। तो उसको माँ बोलने के पीछे कहीं ना कहीं बात ये रही है। बिल्कुल। और बहुत सारे उदाहरण है, अगर हमारे जो जितने भी गुरुजन रहे मेरे को बताने वाले, गाय को पीछे बोलूंगा तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। भैंस का पाटा दूध पीने के बाद गोने में नींद निकलता है, और गाय का बछड़ा एक बार जन्म ले ले, आप उसको दूध पिला दो, आप उसको पकड़ के दिखा दो जी, दौड़ेगा, उछलेगा, भागेगा, कूदेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा भैंस की पाटे की तरह दूध पी के कोने में नींद निकाले? 4 भैंस खड़ी है, उसके एक बच्चे को छोड़ो अपनी माँ को नहीं पहचानता। और 100 गाय का झुंड अलग चलता है, देखा आपने रोड पर? राजस्थानी गाय, उसके बच्चे अलग चलते हैं। और जब उसको शाम को दूध पिलाने के लिए उसकी माँ आती है, वो 100 गाय में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, अपनी माँ के पास। उसको तो नहीं ढूंढना पड़ता ना, कभी उसके पास कभी उसके पास। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को सत्य माननी पड़ेगी। गाय तो गौ माता का दूध किसी भी कीमत में मिले ले लेना, उसका कीमत का मूल्यांकन मत करना कि कितने की दूध दे रहा है। भैया दे रहा है ना, कि तू बताएगा वो रेट देंगे हम। तो ऐसे लोग गाय को रखेंगे। जिस दिन आप लोगों ने भैंस के और गाय के दूध की तुलना करने लगी, उसका क्या रेट, इसका क्या रेट, तो उसका रिसर्च हो चुका। गाय के दूध में सोना बताया गया। जैसे हमें आयरन यानी लोहा चाहिए तो सोना भी है, तो सोने की क्या कीमत आप अंदाजा लगा लो, तो गाय के दूध की क्या कीमत होनी चाहिए? हमेशा भैंस के दूध से कीमत उसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन दूध बेचने वाला उसके बराबर तुलना करता है। जी भैंस के दूध के बराबर दे दूंगा, क्यों भाई? उससे 10 रुपए ज्यादा दो ना, तो वो गाय रखेगा। ठीक है जी। तो मेरी बातें वीडियो बनाने के पीछे कारण ये था जी, एक मेरे मन की बात थी। मैं सिर्फ गाय के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में गौ माता और नंदी है। अगर आपके जीवन में है तो मेरे से दवाई ले जाना, और आपके जीवन में नहीं है तो प्लीज मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। हमेशा एक बात, मैंने प्रण लिया है तो मैं वचन दे के आया हूं, मैं 1 साल के लिए मैं घर छोड़ूंगा। लेकिन घर क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्योंकि आजकल भीड़ बहुत ज्यादा है। जैसे आपने बोला ना कि अगर डॉक्टर साहब नहीं होता तो मैं दवाई नहीं लेती, ये बात आपने कही। और अगर मैं इस समय घर छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि उन्होंने मेरे से प्रण लिया है कि तेरी जिंदगी गौ माता से बची है और गौ माता के जीवन के भी खतरे में है, तो तू क्या करना चाहता है? तो मैं बोला जी मैं यहीं बैठ के आप लोगों को प्रण दिलाऊंगा। आपके घर जाऊंगा तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, हो सकता है, लेकिन आप आओगे तो मेरी बात मानोगे। तो ये बातें मैं आपको आज यहाँ प्रण दिला रहा हूं। मैं अगर आप ये प्रण लेते हो कि अगली गोपाष्टमी हम लोग एक साथ मनाएंगे, आप लोग तय कर लेना, हम वहां जाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे जी, हम वहां जाएंगे, हम तैयार हैं। तय आप लोग करोगे, सभी लोग एक साथ बोलोगे। आप लोगों का मैं नंबर एक साथ कर दूंगा और आप बोलोगे दीपक जी, तो मेरे साथ महाराज जी बोले जहां बोलोगे वहां जाएंगे, एक साथ बनाएंगे। और हम बोलेंगे हम लोग गौ प्रेमी हैं और हम लोग गौ रक्षा के लिए जो भी काम करेगा हम उसको वोटिंग करेंगे। बिल्कुल। राजनीतिक मेरा बस की नहीं है, ना ही मैं करूंगा जिंदगी में। मैंने एक ही बात बोला, मैं गौ मेरे जीवन बचाई, आपकी जीवन भी गौ माता ने बचाई है। बिल्कुल जी, यही प्रण रहेगा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ माँ रास्ता में कोई गाय आवे, अकेला आवे, जितनी सेवा करे उतनी कम है, उतनी कर लो। आज हमारे घर में ना सुबह 4 बजे पूरी गाय में जितनी गौशाला पे होती है ना, हाँ। वो गुड़ लेने आते, और हमने ये नियम बना रखा है। आज ये, लेकिन एक बात है, अब हम अलग अलग हैं। अब हमें एक छत के नीचे लेकिन फिर भी मेरी माँ के वो कैंसर हो गया। देखो आज आपको बताऊंगा मैं, वो कारण बताऊंगा। वो इतनी तकलीफ में है कि उनसे खाना नहीं खाया जाता। एक बात मैं भी गऊ के लिए काम शुरू से बता रहा, मैं जब जन्म लिया था ना तब से मेरे घर में गऊ है।
हम गौ रखते थे, बीच में हमें छूटे। आज हम सोचते हैं कि देखो, आपको पता है हरिश्चंद्र के बारे में, राजा हरिश्चंद्र की कहानी किस किसने सुनी है? सुनिए, उसके वो तो सत्य के लिए लड़ा था, उसको कितनी कितनी परीक्षा देनी पड़ी, परीक्षाएं दी है सर उन्होंने, उसके बच्चों तक को भी उसने लगा लो कि उसको मतलब दांव पे लगा। तो एक आपने कितनी परीक्षा दे दी अभी। आप कभी भी गौ माता पे लेकर कोई उंगली मत करना कि भाई हमने इतनी सेवा करी गौ माता की और मेरे को मतलब जब वो आती है ना सुबह 4 बजे आती है दरवाजा, कभी भी ये मत समझना। मेरी घरवाली पता क्या बोली, जब उसका एक ही भाई था, जब वो हॉस्पिटल में था, उसने बोला अगर मेरा भाई नहीं बचा ना तो मैं, वो कान्हा जी की पूजा करती है, बाल गोपाल की, वो कहती है मैं इसको उठा के फेंक दूंगी। अरे बस इतनी सी बात। नहीं मैं उन पे उंगली नहीं उठा रही, मुझे हमें अच्छा लगता अच्छा, है। ये आपने बोला ना, तो मैं बोला देखो अगर तुमने इसको उठाकर फेंक दिया ना तो मैं यहाँ से छोड़कर घर चला जाऊंगा। अरे आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, यानी आप भगवान हो आपके बच्चे के। जन्म देने वाला क्या है? जिसने गढ़ा मेरे को वो मेरा भगवान है ना। तो मैं आपसे बोलूंगा कि माँ मेरे को अजर अमर होने का भी वरदान दे दे, तो आप बोलोगे नहीं बेटा ये मेरा हाथ में नहीं है, जो जन्म दिया वो मेरे भगवान जी। तो फिर अजर अमर होने का वरदान क्यों नहीं दे सकती? आप तो ये भी नहीं कह सकती बेटा मैं कल का भी नहीं बता सकती तू जिंदा रहेगा कि नहीं। तो आप गौ माता के ऊपर कभी उंगली मत उठाना कि गौ माता मैं तेरी सेवा कर रहा हूं मैं, और मेरे को तू अजर होने का वरदान दे दे, मेरे साथ तकलीफ ना हो, कभी नहीं। आप अपना कर्तव्य का पालन करें। जैसे एक माँ ने पुत्र को जन्म दिया, उसका कर्तव्य पूरा हो चुका है। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी हर माँ की गलती पर भी उसको मेरी हमेशा उसको बातों को बोलूं, हाँ माँ तू ठीक है, तू सही है, मेरी गलती हो सकती है, हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं अपराध किया। तो कभी भी आप सेवा करने के बाद कभी मन में ये मत लाना कि मैंने गौ की सेवा कर दी और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, स्वार्थीपन हो गया ये तो। स्वार्थीपन। कभी भी ये बात मत बोलना कि मैं गाय की सेवा करी मेरे साथ दिक्कत क्यों। मौत तो आएगी ना, मैं भी मरूंगा, जिस दिन मैं मरूंगा बोलूंगा माँ मैंने इतने अच्छा काम किया था, लोगों को ठीक किया और आज तू मेरे को ये तकलीफ दे रही है। नहीं भाई, हो सकता है मेरे जीवन में तकलीफ लिखी होगी, तब मेरे को तकलीफ मिलेगी। उस दिन पता आप लोग क्या बोलोगे, ये कैमरा उठा के आएंगे, अरे बहुत बोलता था या देखते इसकी हालत क्या हो रही है। वो फिर तकदीर में देखो तो निश्चित है वो तो। ये बात अब उस समय कई लोग आएंगे कि बड़ी बड़ी बातें बोलता था, देख आज ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि उस समय, मैं इस समय अभी बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी पेशेंट की किसी तरह की कोई गारंटी, मेरी भी गारंटी नहीं है। मैंने जो ठीक किया वो मैंने बताया, उसमें भी मैंने मेरा नाम नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं। मैं बोला आज भी गौ माता नहीं किया, बिल्कुल सर, शुरू से ये बोल रहे हैं आप। शुरू से बोल रहा हूँ। कहीं भी कहीं तक मेरी बातों में सच्चाई है और कोई भी मत समझना यहाँ पे बुला के आप लोगों को मैं बहका रहा हूँ। जिस दिन पहले दिन आया था तब भी यही बातें थी गाय माता के लिए, और आज भी यही। आपका रोने का कारण बताओ, क्यों रो रही है आप? हाँ जी, मम्मी की वजह से है। क्यों विश्वास नहीं है गौ माता पर? नहीं एक्चुअली विश्वास है, लेकिन हार गए, अब नहीं, हार गए। अभी भी हार गए। ये माता जी गलत बोल रही है। नहीं मतलब उनके देख के तो अभी हमको उनसे हिम्मत हुई दूर आ है। गई, अभी 2 दिन कल से आई ना उनके पास। आपको मैंने इतना समय खराब किया आपका, कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि नहीं उस बारे में नहीं सर, लेकिन हमारे को जो मतलब मेरे को तो ऐसा लगा आपके आंसू देख कर भी कहीं मैंने आपको कुछ, नहीं, उस हिसाब से मतलब अंदर जाने को होती है ना। महसूस होता है ना, माँ को कुछ हो जाए, माँ अब माँ, उनसे दूर है। अब माँ जन्म देने वाली के बाद एक माँ और है पालने वाली। मैंने बोला जन्म देने वाली का माँ का दूध नहीं होता, तो पालने वाली माँ, आप उसके लिए काम करना है। मैं मेरी जन्म देने वाली माँ को लेकर आज मैं आपको पालने वाली माँ की बात बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने भी मेरी माँ से लड़ाई भी कर दी थी गाँव को लेकर। एक दिन जब उसने उसको कुछ मतलब माँ को मत मारना, ये बात की थी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है।